हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 5 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देख रहे थे और मेजर हेड को इसमें देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ आपका बैलेंस शीट कंपनी के बैलेंस शीट में इंक्लूड किया गया है और किस तरीके से हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे, किस तरीके से हम बैलेंस शीट को कंपनी के बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल शेप में बनेगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर आपका बैलेंस शीट गिवन है। आपको बिल्कुल फॉर्मेट पर ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को देख रहे थे, जिसमें हमने मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स को यहाँ पर देखा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो आपको नहीं इसमें पढ़ना है वो भी हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है ये हमने देखा। अब करंट लायबिलिटीज़ में जो आपका चौथा हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहाँ पर सबसे पहला है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स? देखिए यहाँ पर आपका है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, यानी कि आप लंबे समय के लिए लोन लिए हैं तो ये आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। जैसे आपने बैंक से अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए लोन लिया है तो वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। आपका डिबेंचर इशू किया है 5 साल 10 साल के लिए डिबेंचर आप इशू करते हैं तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग के अंदर आता है। करंट लायबिलिटीज़ हो गया वो लायबिलिटीज़ जो आपको 1 साल के अंदर 12 मंथ के अंदर जो पे करना होता है उसे हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो 1 साल से ज़्यादा के लिए जो पे करना है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और 1 साल से के जो कम के लिए पे करना है वो आपका शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग में आएगा। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आप कह सकते हो कि आपका ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक है शॉर्ट टर्म के लिए, और लोन फ्रॉम अदर पार्टीज़ जो 1 साल से कम का होगा वो सारा जो यहाँ पर आएगा हेड में वो किसके में आएगा? शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग में आएगा। क्लियर है? इसके बाद है आपका ट्रेड पेबल्स। बी नंबर है करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्या है? देखिए ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल होता है। क्लास 11th में ही आपको हम ये सारी बातें बताए थे, ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। ट्रेड पेबल की अगर हम बात करें तो उसको 2 भागों में बांट दीजिए। जो आप व्यापार जो अभी उधार में है वो क्या है, किसको पे करना है? एक क्रेडिटर्स को पे करना है और दूसरा बिल्स पेबल। 2 चीज़ आता है आपका ट्रेड पेबल में, एक आता है आपका क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, यूनिट है आपका 6 में, यूनिट 6 में। तो ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल है जब आप किसी से उधार में, यानी आपका बिजनेस जब उधार में सामान खरीदता है तो वहाँ पर क्रेडिटर बन जाता है। कौन बनता है क्रेडिटर? सामने वाला जिससे आपने उधार में खरीदा है, मतलब बिजनेस को पैसा नियर फ्यूचर में क्रेडिटर को चुकाना है। यही बात एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लिया जाता है जिसे हम आपका बिल्स पेबल कहते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रेड पेबल की तो उसके होता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये दोनों इंक्लूड होता है आपका ट्रेड पेबल में, जो कि करंट लायबिलिटीज होता है। ओके, ट्रेड रिसीवेबल इसका उल्टा हो जाएगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल उसके अंदर आएगा। तो चौथा हेड में शॉर्ट टर्म आपका हो गया बोरोइंग्स, बी हो गया ट्रेड पेबल्स। अब सी नंबर है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज क्या आएगा आपका इसके अंदर? अदर करंट लायबिलिटीज। तो जो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा वो आपका अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। जैसे आपका इसमें आप कह सकते हो अदर करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने किसी चीज़ का एडवांस रिसीव किया है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम के लिए,
तो वो आपका आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ में। या फिर यहाँ पर आप अनपेड डिविडेंड्स भी कह सकते हो। अगर डिविडेंड अनपेड है तो विद इन ईयर उस डिविडेंड को देना होगा, तो वो भी आपका यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। यानी वैसा एडवांस जो कि 1 साल से कम के लिए लिया गया हो, यहाँ पर वो कहलाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है। इसके बाद जो है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। डी नंबर जो है आपका सबसे लास्ट में करंट लायबिलिटीज में वो आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डी नंबर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जितना भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है वो सब कुछ किसके आएगा, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पर हम लोगों ने देखा था लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटीज में, वैसा प्रोविजन नॉन लायबिलिटीज जो कि सर्टेन है कि होना ही होना है, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो सर्टेन नहीं है, उसको एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो प्रोविजन कहलाता है। 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई प्रोविज़न बनता है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जैसे आपका हो गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा। दूसरा साइड आपका है करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होता है जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो ये सब के लिए भी आपको प्रोविज़न बनाना पड़ता है, लेकिन ये सारा 1 साल से कम के लिए है, इसलिए इसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी साइड कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। टोटल जो है आपका यहाँ पर लायबिलिटी साइड में क्या है, ये आप टोटल कर दोगे। लायबिलिटी साइड में जितना भी लायबिलिटीज है ये सारा मेजर हेड्स है, टोटल हो जाएगा आपका करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का यहाँ पर फिगर, इसको आप यहाँ पे टोटल करोगे जो कि बराबर होगा किसके, देखिए यहाँ पर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हम क्या लिखते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ये तो आप जानते हो। इसी कैपिटल को हम क्या लिखते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स के बराबर होता है। यानी इक्विटी यहाँ लिखो प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है आपका एसेट्स। तो हमने यहाँ पर ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इस पार्ट को हमने पूरा यहाँ पर देखा। इसके बाद अब हम दूसरे साइड आते हैं और दूसरे साइड आपका क्या है, तो यहाँ पर एसेट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा हेड बनाएंगे एसेट का, जैसे आपके बुक में गिवन है उसी तरीके से बिल्कुल हम यहाँ पर बनाते जा रहे हैं। तो दूसरा साइड जो है आपका वो यहाँ पर हम लिखते हैं एसेट। ये एक्चुअली में बैलेंस शीट नीचे जाता है, लेकिन नीचे आपका जगह नहीं है, इसलिए हम इसको दूसरे साइड में लिखे हैं। चलिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया ये पार्ट आपका। अब आएंगे हम एसेट साइड में। सबसे पहले आपका आएगा इसमें नॉन करंट एसेट, फर्स्ट नंबर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट वैसा एसेट जो जिसको आप 1 साल से ज़्यादा के लिए चलेगा, फिक्स एसेट जिसको बोलते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं, और हम इसको नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। यानी वैसा एसेट जो आप बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आप परचेज करते हो, उसे हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, है ना, तो ये सारा कुछ आपका आता है नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट में जो सबसे पहला है आपका फिक्स्ड एसेट है। नॉन करंट एसेट में जो सबसे पहला है वो क्या आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट को 2 भागों में से डिवाइड किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया था क्लास 11th में कि नॉन करंट एसेट जो है वो 2 भागों में, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैंजिबल एसेट की। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले क्या आएगा आपका टैंजिबल
एसेट्स। फिक्स एसेट को दो भागों में कैटेगराइज किया गया था, मैंने आपको बताया था, एक टैंजिबल फिक्स एसेट और एक इनटैंजिबल फिक्स एसेट। टैंजिबल यानी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो आपका टैंजिबल एसेट कहलाता है। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ये सब कुछ आपका टैंजिबल फिक्स एसेट है। तो वो किस हेड में आएगा? आपका नॉन करंट के टैंजिबल एसेट में आपका आएगा। फिक्स एसेट में आएगा लेकिन किस हेड में? तो आपका टैंजिबल एसेट के अंदर आएगा। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये सारा कुछ आपका टैंजिबल एसेट में आएगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपका दूसरा है इनटैंजिबल। दो भागों में बांटे थे, ये है आपका इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स में क्या होगा आपका? वो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो लेकिन फिर भी वो फिक्स एसेट है बिजनेस के लिए। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब कुछ जो है एग्जाम्पल है आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट का। तो जो भी आपका कॉपीराइट है, आपका पेटेंट है, गुडविल है, वो सब कुछ किस हेड में आएगा आपका? तो इनटैंजिबल फिक्स एसेट यानी इनटैंजिबल एसेट के अंदर आएगा। इसके बाद जो है आप देखोगे तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या है? थर्ड नंबर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये क्या है आपका? देखिए, इसको हम समझाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? कैपिटल लगा हुआ है लेकिन अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें, ये जो बिल्डिंग बना है, जिस बिल्डिंग में हम और आप पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो उसमें इस बिल्डिंग को एक समय में नहीं बन गया हो कि आज आपने पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया और बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया। बल्कि बिल्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बनने में समय लगता है। तो इसका मतलब कि अगर आप जब ये बिल्डिंग बन रहा होगा तो वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी काम उस पर चल रहा है। लेकिन आधा अधूरा बिल्डिंग बना हुआ क्या आपका एसेट नहीं है? बिल्डिंग क्या है? फिक्स्ड एसेट है। कैसा फिक्स्ड एसेट है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट है, लेकिन अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो वो भी जो है आपका, जिसमें कैपिटल आपका लगा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस यानी बिल्डिंग में जो आपका लगा हुआ है लेकिन बिल्डिंग आधा अधूरा बना हुआ है, ये आपका किस में आ जाएगा? तो फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। आधा अधूरा बिल्डिंग भी बना हुआ एसेट है। उसी तरीके से जानो कि जैसे अगर आपका कोई बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल गुड्स है और उसको भी बनाने में समय लगता है। यानी कोई ना कोई तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई ना कोई तो उसका प्रोडक्शन कर रहा है। ऐसा किसी प्लांट एंड मशीनरी किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि वो अपने आप वहाँ पर अपीयर हो गया है, सीधा प्लांट एंड मशीनरी बन कर आ गया। कहीं ना कहीं तो वो बनता होगा ना। तो जो बिजनेस उसको बनाता होगा, जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करता है, तो वहाँ पर भी प्लांट एंड मशीनरी एक बार में नहीं बनता है। बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करता है और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो आधा अधूरा भी जो मशीनरी वगैरह बना हुआ है, इक्विपमेंट जो बना हुआ है, वो भी किस में आ जाएगा? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी फिक्स एसेट में आएगा। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो टैंजिबल एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर है बात? जब फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला जो भी आपका एसेट है, जब वो बन करके कंप्लीट, बिल्डिंग बन करके कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? ये हेड यहाँ से हट जाएगा और वो टैंजिबल एसेट के अंदर आ जाएगा। मशीनरी बन रहा है, बन करके पूरा तैयार हो गया तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से टैंजिबल एसेट की ओर वो चला जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद जो है आपका इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। intangible assets under डेवलपमेंट। अच्छा, इनटैंजिबल एसेट भी अभी अंडर डेवलपमेंट है। जैसे ये जो है रिलेट करता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टैंजिबल एसेट से, उसी तरीके से इनटैंजिबल एसेट को भी डेवलप करने के लिए समय चाहिए, अंडर डेवलपमेंट में है। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, आपके मोबाइल में भी बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट आता होगा, तो
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर हम बात करें एंटीवायरस वगैरह की, तो उस सॉफ्टवेयर को भी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी, जो कि एक इनटैंजिबल एसेट है, डेवलप करने में समय लगता है। तो अभी वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, यानी जो इनटैंजिबल यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो कि एसेट है, वो क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, अभी उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्यों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एसेट है, वो एक इनटैंजिबल एसेट है, और उसको भी जो है कंपनी क्या करती है कि उस सॉफ्टवेयर को बेचती है मार्केट में और पैसा कमाती है। ठीक है, तो वो कंपनी के लिए एसेट है, लेकिन कैसा एसेट है, तो इनटैंजिबल एसेट है, और अभी जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब उसको डेवलप किया जा रहा है। तो वो जो अंडर डेवलपमेंट है वो किस हेड में आएगा, इस हेड में आ जाएगा आपका। जब वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा तो वो इनटैंजिबल एसेट में चला जाएगा। क्लियर है बात? तो इतना पार्ट है आपका फिक्स एसेट का। बेसिकली दो ही है, एक टैंजिबल, एक इनटैंजिबल। टैंजिबल जो है रिलेट करता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से, और इनटैंजिबल जो रिलेट करता है इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट से। तो ये आपका फिक्स एसेट का कुछ पार्ट है। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, बी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वैसा इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, वैसा आपका इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए किया जाता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे अगर बात करें हम कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का में इन्वेस्ट करता है, अब पैसा अगर पड़ा हुआ है किसी कंपनी के पास, किसी बिजनेस के पास, तो उससे कोई कमाई नहीं होगा। अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, कमाई हो सकता है। तो नॉन करंट यहां पर इन्वेस्टमेंट एक आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, लेकिन अगर नॉन करंट है यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आएगा। और मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीदा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर खरीदा, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इशू नहीं कर रहा है डिबेंचर, बल्कि अगर दूसरे कंपनी का डिबेंचर खरीदेगा तो यहां पर इन्वेस्टमेंट है। मान लो अगर यहां पर कंपनी ए है जो कंपनी बी का डिबेंचर खरीदता है, यानी इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, बदले में कंपनी ए बी का डिबेंचर खरीदता है। तो कंपनी ए ने डिबेंचर कंपनी बी का खरीदा है, लेकिन कंपनी ए क्यों खरीदा उसका डिबेंचर, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए कंपनी ए के लिए जो डिबेंचर खरीदा है बी से, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट है तो ए के लिए यहां पर। तो यहां पर कंपनी ए ने बी से डिबेंचर खरीदा, शेयर खरीदा, ये सब कुछ क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर डिबेंचर वगैरह खरीदेगा तो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही खरीदेगा, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा कंपनी ए के लिए। क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी 1 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, यहां पर सी नंबर कहता है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। यह है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये है आपका नेट। क्या है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर जो है आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, तो अगर ये तब सामने आता है जब अकाउंटिंग इनकम जो है वो कम होता है टैक्सेबल इनकम से। जो एक्चुअली में टैक्सेबल इनकम होना चाहिए वो आपका अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम आता है, तो यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट यहाँ पे आएगा सामने में। तो अकाउंटिंग इनकम कब आएगा, कम हो टैक्सेबल इनकम से, तो यहाँ पर जो होगा वो डेफर्ड टैक्स एसेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, डी नंबर। ये नहीं पढ़ना है आपको, डी है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस ये क्या है, यहां पर आ रहा है आपका एसेट की कैटेगरी में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस फिक्स एसेट की कैटेगरी में। तो यहां पर बात करें कि लॉन्ग टर्म लोन्स यहां पे आ गया और एडवांस आ गया। ये लॉन्ग टर्म जो लोन्स एंड एडवांस ये लिया नहीं गया है बल्कि दिया गया है।
तो यहाँ पर जो दिया गया है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये किस में आ जाएगा, ये आपका फिक्स एसेट की कैटेगरी में आएगा। अगर ये लिया जाता तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस लिया जाता कंपनी के द्वारा तो यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता, लेकिन चूंकि यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, इसलिए ये एसेट की कैटेगरी में आपका आएगा। तो जो भी लोन्स एंड एडवांस 1 साल से ज़्यादा समय के लिए दिया गया हो वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, वो कंपनी के लिए फिक्स एसेट बनता है। फिर अदर नॉन करेंट एसेट, ई नंबर, अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट, तो जो आपका नॉन करेंट एसेट किसी दूसरे कैटेगरी में नहीं आता है, यानी आपका नॉन करेंट एसेट में नहीं आएगा, तो वो अदर नॉन करेंट एसेट में यहाँ पर आएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा। अदर नॉन करेंट एसेट में जैसे हो गया शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स टू बी एमोटाइज आफ्टर 12 मंथ्स। तो शेयर इशू एक्सपेंस एक्चुअली में अगर बात किया जाए अदर नॉन करेंट एसेट की, तो देखिए एसेट का भी बैलेंस डेबिट होता है और एक्सपेंसेस का भी बैलेंस डेबिट होता है। तो आप इस बात में मत रहिए कि जो हमेशा एसेट साइड में दिख रहा है वो आपका एसेट ही है। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद अगर कोई भी एक्सपेंस बचता है तो वो आपको एक्सपेंस एसेट साइड में ही दिखेगा। भले ही वो एक्सपेंस है लेकिन वो किधर दिखेगा, एसेट साइड में आपका दिखेगा। तो एसेट साइड में सिर्फ एसेट नहीं होता है, टेक्निकली उसमें एक्सपेंस भी होता है, क्योंकि एक्सपेंस का भी बैलेंस एसेट की तरह डेबिट होता है। तो यहाँ पर अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह भी है तो अदर नॉन करेंट एसेट साइड में ही दिखेगा, भले ही वो एसेट हो या ना, लेकिन एक्सपेंस है फिर भी वो एसेट साइड के डेबिट साइड में दिखेगा। कब दिखेगा वो एक्सपेंस डेबिट साइड में, एसेट साइड में, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस बचता है तो वो एक्सपेंस आपके एसेट साइड में दिखेगा। और किस हेड में दिखेगा, तो अदर नॉन करेंट एसेट के हेड में आपका यहाँ पर दिखेगा। तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो है आपका दूसरा, ये पहला हेड हो गया। अब इसके बाद है करंट एसेट। दूसरा हेड जो इसमें आएगा, इसमें होगा आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहला आपका देखिए क्या है, करंट एसेट में है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। वैसा इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 1 साल के लिए किया जाए, वो आपका करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकता है या हो जाता है, उसे हम करंट एसेट कहते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर मतलब हो गया कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है लेकिन 1 साल के लिए ही किया है, वो करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब देखिए पैसा जो है कंपनी के पास रखे रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो कि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते हो कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करे, कंपनी नहीं चाहती कि 5 साल 10 साल के लिए मेरा पैसा फंस जाए, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर मान लीजिए 5 महीना 6 महीना कंपनी के पास पैसा पड़ा रहेगा, इस 5-6 महीने में कंपनी का पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है और उसके बदले में उसका कोई कमाई हो सकता है यहाँ पर, इसलिए कंपनी करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करती है। इसके बाद आएगा आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बारे में मैंने आपको क्लास 11th में बताया था कि इन्वेंट्री जो है वो एक वाइड टर्म है और स्टॉक एक नैरो टर्म है। आपका इन्वेंट्री के अंदर ही क्या आता है, स्टॉक आता है। अगर हम बात करें बोले कि स्टॉक और आपका सिर्फ दिया है इन्वेंट्री, तो उसको स्टॉक की तरह ही ट्रीट करना है। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल भी अगर कोई किसी फैक्ट्री में है तो उसे क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री बोलेंगे। तो रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सब कुछ इन्वेंट्री के अंदर आता है।
इसके बाद फिर स्पेयर पार्ट्स आपका ये सब कुछ आ जाएगा। लूज टूल्स वगैरह भी जो है वो आपका इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो इन्वेंट्री एक बड़ा वाइड टर्म है जिसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगा, स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी आएगा, लूज टूल्स वगैरह इसमें सब कुछ आएगा। जो ऑयल ग्रीस वगैरह होता है वो सब भी, लूज टूल्स जो इस्तेमाल होता है जैसे पेचकस हो गया, आपका प्लास हो गया, या अलग अलग इक्विपमेंट मशीन को चलाने के लिए, काम करने के लिए होता है, वो सब कुछ आपका इन्वेंट्री में आता है। इन्वेंट्री में अगर हम बात करें लूज टूल्स की, तो लूज टूल्स वो होता है जैसे रेंच हो गया, आपका प्लास हो गया, है ना, स्क्रू ड्राइवर हो गया। तो ये सब का लाइफ जो है वो अगर बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइफ इसका कम होता है, लगातार उसमें इस्तेमाल होता है तो वो टूट जाता है। टूट जाएगा तो आप उसको करंट एसेट की कैटेगरी में रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो इन्वेंट्री लूज टूल्स वगैरह है जो इस्तेमाल कर रहे हो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए चलेगा, तो वो फिर आपका फिक्स एसेट की कैटेगरी में भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से दिया है, आपको उसको फिक्स एसेट में रखना है या फिर आपको उसको करंट एसेट में रखना है। तो इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स सब कुछ आता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स है आपका। सी नंबर क्या है आपका? ट्रेड रिसीवेबल। अभी हमने यहां पर करंट लायबिलिटीज में यहां पर हम ट्रेड पेबल पढ़े थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम ट्रेड रिसीवेबल भी पढ़े हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आपका 2 चीज़ आएगा यहाँ पर, एक है आपका डेटर आएगा और दूसरा बिल्स रिसीवेबल आता है। अगर हम बात करें डेटर की, तो डेटर वो जो नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा, उधार में सामान बेचा गया है, वो डेटर कहलाता है। वो हो गया। अगर उसी डेटर से एक पीस ऑफ पेपर पे, एक लीगल डॉक्यूमेंट पे उस पर साइन होता है, ड्रॉवर ड्रॉई का जो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाए थे, तो एक पीस ऑफ पेपर पे सारी बातों को लिख लिया जाता है जिसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। तो अगर हम ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं तो मतलब हम बिल्स रिसीवेबल और यहाँ पर डेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों आपका करंट एसेट होता है। ये सारा बात तो हम क्लास 11 में भी डिटेल में कर चुके हैं। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? तो वो जो ऑलरेडी कैश में है या कैश के इक्वल है, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है, जो कि आपका करंट एसेट है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस की बात करें तो यहां पर फिर से यहां पे हमने लिखा था लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जो हमने दिया है, लिया नहीं है। लिया होता तो लायबिलिटीज हो जाता, दिया है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस तो जो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस जो हमने दिया है लेकिन 1 साल से कम के लिए, तो ये आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद है आपका अदर करंट एसेट। सबसे लास्ट जो है आपका अदर करंट एसेट्स। अब देखिए, जो भी आपका इन सारे हेड्स में नहीं आया वो अदर करंट एसेट की कैटेगरी में आपका आएगा। क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं? तो ये आपका आ जाएगा जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस जितना भी है वो सारा आपका आ जाएगा अदर करंट एसेट में। अक्रूड इनकम है या एडवांस टैक्स है, तो ये सब कुछ आपका अदर करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपका हम लोगों ने दोनों हेड देख लिया बैलेंस शीट का। यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे, यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे, और बैलेंस शीट का दोनों साइड जो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, ये हमेशा और हमेशा जो एसेट साइड है, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, वो हमेशा और हमेशा बराबर होगा किसके? तो एसेट साइड के बराबर होगा। यानी ये साइड और यहाँ पर ये दोनों फिगर बिल्कुल एक ही होगा। क्यों आपका फिगर दोनों एक होगा? क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर यहाँ पर बेस्ड है। यानी एसेट जो है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का होता है। जो हम पढ़ते आ रहे हैं बस वही है। कंपनी के फॉर्मेट पर हम इन सारे चीज़ों को बना दिए हैं कि कंपनी जो है आपका कंपनीज एक्ट 2013
पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर जो आपका फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के हिसाब से हमने आपको यहाँ पर जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो हमने आपको बताया। तो आज कंपनी का जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जितना भी मेजर हेड्स है आप उसको ध्यान में रखना, जो पढ़ना है पहले आप उसको ध्यान में रखना। बाकी सारी चीज़ें अगर आपका मान ली कि परफॉर्मा बनाने, फॉर्मेट बनाने आता है एग्जामिनेशन में, तो आप सारे हेड्स को लिख सकते हो। साफ साफ लिखना, फॉर्मेट पे बनाना। थैंक यू।